हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश आज़ाद स्वागत करता हूं आपका BA-LLB 4th सेम की हिस्ट्री क्लास में। तो जैसा आपको पता है कि पुनर्जागरण आपका चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आज नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय पुनर्जागरण के कारण। तो भारतीय पुनर्जागरण के क्या कारण थे? तो इसमें दो कारण हैं, पुनर्जागरण पुनर्जागरण के आंतरिक कारण और बाह्य कारण। तो सबसे पहले हम आंतरिक कारण देखेंगे, पुनर्जागरण के आंतरिक कारण। तो पुनर्जागरण के आंतरिक कारण, ठीक है। अच्छा, पुनर्जागरण के आंतरिक कारणों में सबसे पहला पॉइंट है भारतीय साहित्य व समाचार पत्रों का योगदान। क्या है पहला पॉइंट? भारतीय साहित्य व समाचार पत्रों का योगदान। तो इसमें हम देखते हैं कि भारतीय साहित्य समाचार पत्रों का योगदान, पुनर्जागरण में भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक। तो राजा शिव प्रसाद, लल्लू लाल, सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि लेखकों ने राष्ट्रीय संदर्भों पर कथा साहित्य की रचना की, ठीक। और प्राचीन भारतीय साहित्य भी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विश्व के सामने आया, ठीक है। तो भारतीय साहित्य जो वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, यानी कि अंग्रेजों में इंग्लिश भाषा में वो छपने लगा, तो वो लोगों के, विदेशियों के भी सामने आया, ठीक है। जिससे भारतीयों की दीन भावना का अंत हुआ, दमन हो गया, ठीक है। तो दीन भावना समाप्त हो गई इससे, लोग भारत को जान पाए ना, भारतीय संस्कृति को जान पाए, ठीक। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो प्रिंटिंग प्रेस के भारत में प्रचलन ने पुनर्जागरण में सर्वाधिक योगदान दिया, क्योंकि जो साहित्य से लोग अनभिज्ञ थे वो छप छप के सभी के सामने जाने लगा। तो भारतीय संस्कृति सभ्यता से भी लोग परिचित हुए, विदेशी साहित्य से भी परिचित हुए, ठीक। विभिन्न मासिक पत्रों, साप्ताहिक एवं दैनिक समाचार पत्रों ने जागरण का शंख फूंक भारतीय एकता को सुदृढ़ किया, ठीक है। तो जो विभिन्न समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्र जो भारतीय लोगों ने चलाए थे, दैनिक पत्र, इन्होंने भी भारतीय जन जागरण में एक शंख फूंका, ठीक है। और भारतीय एकता को सुदृढ़ किया, भारतीय एकता मजबूत हुई, जिससे कि हम लोग, ये भारतीय लोग, देश की आज़ादी के लिए मजबूती से भी लड़ सके। तो पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य समाचार पत्रों में बहुत बड़ा, इन समाचार पत्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा पुनर्जागरण में साहित्य का। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट है इसका आंतरिक कारण में, नए आर्थिक संगठन एवं विचारों का प्रभाव। नए आर्थिक संगठन एवं विचारों का प्रभाव। तो इसे देखते हैं विश्व में समाजवादी विचारधारा के प्रसार के कारण पूंजीवाद का प्रतिरोध होने लगा। मुगल काल में सामंती आधार पर हमारी आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई थी, जिसका अंग्रेजी काल में उन्मूलन होने लगा और एक नए वर्ग का सूत्रपात हुआ जो आर्थिक नीतियों में साम्यवाद के अधिक समीप था। लाभ और कर्ज की नीतियों का प्रबल विरोध था। यह आर्थिक विश्लेषण राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रमुख कारण रहा, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं आगे कि जो ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियां थीं वो भारतीय जागरण का कारण रही, लेकिन कालांतर में उनका भारतीयकरण हो गया, आगे चलकर उनका भारतीयकरण हो गया। पाश्चात्य शिक्षा, साहित्य, धर्म, सभ्यता भारतीय संस्कृति के मूल आत्मा को नष्ट नहीं कर सके। जो विदेशी शिक्षा थी, जो विदेशी धर्म था, ठीक है, तो वो भारतीय संस्कृति की जो मूल आत्मा थी, जो उसकी संस्कृति थी, जो उसकी सभ्यता थी, जो उसका धर्म था, उस पर कोई कुठाराघात नहीं कर पाया विदेशी साहित्य या विदेशी धर्म, ठीक है। पाश्चात्य सभ्य संस्कृति के संपर्क, भारतीय संस्कृति की मूल धारणाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिला। अब लोगों को क्या
बल्कि उन्होंने अपनी संस्कृति सभ्यता का अध्ययन करा, द्वार से अध्ययन करा, उसकी तुलना करी विदेशी सभ्यता संस्कृति से और भारतीय सभ्यता। तो बाद में जाना कि हमारी सभ्यता तो काफी श्रेष्ठ है उनसे। ठीक है, यह पुनर्जागरण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में अपना विशेष प्रभाव छोड़ गया। ठीक है, तो इस पुनर्जागरण ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। अब बात करते हैं पुनर्जागरण के बाह्य कारण की। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। भारत में विदेशी शासन आने से पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता से भारतीय रूबरू हुए। ठीक है, उससे परिचित हुए। पश्चिमी सभ्यता की उपलब्धियों जैसे वैज्ञानिक आविष्कार, मशीनीकरण की प्रवृत्ति, औद्योगिक क्रांति से भारत में पुनर्जागरण को बल मिला। भारत में बड़े बड़े नगरों का निर्माण भी पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कारण रहा। पुनर्जागरण के बाह्य कारण में सेकंड पॉइंट है आपका अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा, तो इसमें देखते हैं 1833 ईस्वी में शासन को, यानी कि ब्रिटिश शासन चल रहा था ना उस समय भारत में, तो ब्रिटिश शासन को अंग्रेजी पढ़े लिखे लिपिकों की आवश्यकता पूर्ति हेतु अंग्रेजी भाषा की शिक्षा भारतीयों को दिए जाने का निर्णय किया गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, जिससे कि जो लिपिक के पद हैं, क्लर्क के पद हैं, उनमें अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को ही भर्ती किया जा सके। 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने भी घोषणा की कि राजकीय सेवा में उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनको राज्य के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा मिली हो। ठीक है, तो राजकीय सेवाएं जो थी, यानी कि सरकारी सेवाओं में उन्हीं, लॉर्ड हार्डिंग ने कहा 1844 में, उन्हीं लोगों को भर्ती किया जाए जिन्होंने सरकारी स्कूलों से अंग्रेजी शिक्षा ली है। ठीक, तो अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया गया विदेशियों द्वारा, ब्रिटिश द्वारा। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षण से यह फायदा हुआ, भारतीय भी पाश्चात्य विज्ञान, इतिहास और साहित्य के संपर्क में आए और इससे भारतीयों में बौद्धिक क्रांति आई तथा भारतीयों को अपनी सभ्यता और संस्कृति को जानने का और मौका मिला और इससे वो विदेशियों की सभ्यता संस्कृति को जान पाए, अपनी सभ्यता संस्कृति को जान पाए। ठीक है, उसके बाद वो उनकी नीतियों को भी समझ पाए, विदेशियों की नीतियों को भी समझ पाए, जिससे फायदा मिला भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आगे चलकर। इसका थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें राजनीतिक पुनर्जागरण। तो राजनीतिक पुनर्जागरण में देखते हैं हम, भारत में ब्रिटिश काल की स्थापना से भारतीय नेताओं, विचारकों एवं सुधारकों का संपर्क विश्व के अन्य देशों से हुआ। ठीक है, वह विदेशियों के आने से भारतीय जो नेता थे, भारतीय विचारक थे, उनका विदेशियों से भी संपर्क हुआ, अन्य देशों से भी संपर्क हुआ। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के समान ही शासन संस्थाओं की मांग की तथा वैसे ही अधिकार चाहे जैसे कि अंग्रेजों को अपने देश में प्राप्त थे। तो भारतीय नेताओं ने, भारतीय विचारकों ने भी वही अधिकार चाहे कि जैसे वो अपने देश के लोगों को देते थे। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महादेव रानाडे आदि राजनीतिक चिंतकों के विचार भी वास्तव में परंपरागत मान्यताओं पर ही आधारित थे। तो ये जो भारत के प्रमुख नेता थे, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो पुनर्जागरण के प्रारंभिक चरण में हम देखते हैं कि राजनीतिज्ञ, जो हमारे राजनीतिज्ञ थे, वो पाश्चात्य सभ्यता को श्रेष्ठ समझते थे तथा भारतीय सभ्यता को हीन, यानी कमजोर समझते थे।
खुद भारतीय लोग ही, जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे। परंतु पुनर्जागरण के दूसरे चरण में, जब दूसरा दौर पुनर्जागरण का स्टार्ट होता है, इसमें जब तो इन्होंने भारतीयों का अपनी सभ्यता और संस्कृति में विश्वास बढ़ गया। और विश्वास इसलिए बढ़ा क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करनी स्टार्ट कर दी, उन्होंने विदेशियों की संस्कृति सभ्यता को पढ़ा, अपनी सभ्यता संस्कृति को भी जाना अच्छे से, और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया तो पता लगा कि हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत उच्च है उनसे। ठीक है, तो अब उन्हें लगा कि हमारी सभ्यता ही उच्च है भारतीयों को। तो नंबर 4 पॉइंट है आपका सामाजिक पुनर्जागरण। ठीक है, सामाजिक पुनर्जागरण में हम देखते हैं भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयां ही ईसाइयत की ओर लोगों का झुकाव करती थी। जो भारतीय समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उससे भारतीय लोग ईसाई धर्म की तरफ को झुकने लगे थे। ठीक है, तो भारतीय पुनर्जागरण से हिंदू समाज में पुनः एकता की भावना जाग उठी। अब हिंदू समाज ने अपने आप को एकत्रित करना स्टार्ट किया कि भाई इस तरह तो लोग दूसरे धर्म को अपना लेंगे, अपने जो मूल धर्म है भारत का उसे छोड़ देंगे। तो उनमें एकता की भावना आई। तो सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह में अवरोध, विधवा विवाह में अवरोध मतलब विधवाओं का विवाह नहीं किया जाता था उस समय। जातिवाद, स्त्रियों की असमानता, स्त्रियों को पुरुषों के समान नहीं समझा जाता था, स्त्रियों को हीन समझा जाता, कमजोर समझा जाता, एवं अशिक्षा आदि संकीर्णता के कारण ही अनेकों समाज सुधार के आंदोलनों को जन्म मिला। ठीक है, तो इस तरह की जो कुप्रथाएं थी, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं का द्वारा विवाह नहीं होना, स्त्रियों की हीन दशा, ये जो संकीर्ण सोच थी, इस सोच के कारण ही समाज सुधार के विभिन्न आंदोलनों को मिला। विभिन्न समाज सुधार आंदोलन भारत में हुए, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि संस्थाओं ने समाज सुधार आंदोलन चलाए और नवीन सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ, जिसमें अस्पृश्यता, छुआछूत एवं नारी असमानता के विरुद्ध जिहाद छेड़ा गया। यानी कि छुआछूत को बंद किया गया कि भाई सब लोग समान हैं। नारी असमानता के विरुद्ध जिहाद छेड़ा गया कि भाई नारी को भी पुरुषों के समान ही दर्जा दिया जाना चाहिए, नारी भी कम नहीं है। ठीक है, तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जो उस समय धर्म था या संस्कृति थी, उसमें तो कुछ बुराइयां थी और उसके कारण लोग विदेशी धर्म, ईसाई धर्म के तरफ झुकने लगे थे। अब भारतीयों ने अपने धर्म में थोड़ा सा परिवर्तन करके उन बुराइयों को खत्म किया और भारतीय लोग भी अपने सभ्यता संस्कृति को मानने लगे। ठीक है, तो ये भी पुनर्जागरण का, सामाजिक पुनर्जागरण कारण था। नेक्स्ट आपका आर्थिक क्षेत्र में पुनर्जागरण। अंग्रेजी शासन में भारत की संपदा को जितना शोषित किया जा सकता था किया गया। ठीक है, भारतीय संपदा को, संपत्ति को जितना शोषित किया जा सकता था अंग्रेजों ने किया। ठीक है, उसको नष्ट किया, बेकार किया। भारत में निर्धनता, अस्पृश्यता, अधीनता की स्थिति ने उद्योगों के विकास को रोक दिया। जो भारत के कुटीर उद्योग थे छोटे छोटे, उनके विकास को रोक दिया। कुटीर उद्योग प्राय नष्ट हो गए भारत के, कृषि पर बोझ बढ़ गया। इन आर्थिक विषमताओं का प्रभाव यह हुआ कि भारतीय परंपरागत व्यवसायों को छोड़कर, जो भारत के परंपरागत व्यवसाय थे, छोटे छोटे जो उद्योग करते थे, हथकरघा उद्योग थे, इन सबको छोड़कर नए उद्योगों और व्यवसाय में रुचि लेने लगे भारत के लोग भी, और नए वर्ग का उदय हुआ। साम्यवाद के प्रसार एवं यूरोपीय देशों की स्वतंत्रता ने भी भारतीय आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया। तो अब क्या हुआ कि भारतीयों में आत्मनिर्भरता के कारण स्वदेशी आंदोलन को बल मिला तथा नई नई नीतियों का विकास हुआ। तो ये थे आर्थिक पुनर्जागरण। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण। क्या है धार्मिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण? तो इसमें हम देखते हैं धार्मिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण को देखेंगे हम। इसमें है पुनर्जागरण के प्रारंभिक काल में भारतीय
युवकों को हिंदू आदर्शों में अनास्था हो गई, इनमें विश्वास नहीं रहा, हिंदू आडंबरवाद जो था, ठीक है, जिससे ईसाइयत की ओर उनका झुकाव हो गया, तो ईसाई धर्म की तरफ वो बढ़ने लगे। बाद में सही मूल्यांकन होने पर, बाद में अपने धर्म का, अपनी व्यवस्था का, अपने संस्कृति का सही पता चलने पर भारतीय दर्शन में पुनः भारतीय युवकों की आस्था आई, उनका विश्वास हुआ। लेकिन प्रारंभिक काल में कृष्ण मोहन बनर्जी, लाल बिल्हाड़े तथा गोविंद दत्त आदि ईसाई बन गए। लेकिन बाद में भारतीय वातावरण में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, बम्बई का प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सिखों के गुरुओं के सामान्य धार्मिक विश्लेषणों ने संकीर्ण धार्मिक रूढ़ियों पर प्रहार करके धार्मिक पुनर्जागरण को जन्म दिया। तो ये जो समाज सुधार संस्थाएं थी, इन्होंने पुनर्जागरण को जन्म दिया, एक नई सोच उत्पन्न करके। हिंदू धर्म अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करने लगा। अब हिंदू धर्म अपने आप को और श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करने लगा। अरविंद, विवेकानंद, दयानंद आदि सुधारकों ने योग, कला, दर्शन, वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर भारतीय जनमानस को प्रेरित किया, जिससे उनको नवीन दिशा मिली और जनमानस में आत्मविश्वास स्थापित हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार भारतीय पुनर्जागरण मुख्यतः एक भावना का विषय है, जिसने राष्ट्र के विकास की मांग के साथ साथ राजनीतिक, धर्म, समाज और संस्कृति में विलक्षण परिवर्तन कर दिए। और यह सब संभव नहीं होता यदि पुनर्जागरण नहीं होता। तो हेवल ने ठीक ही कहा है, हेवल एक राइटर है, उन्होंने कहा बिना पुनर्जागरण के कोई भी सुधार संभव नहीं है। ठीक, क्योंकि जब कहीं पुनर्जागरण होगा, लोग जागृत होंगे, लोग अपने अधिकारों को जानने लगेंगे, लोगों की सोच डेवलप होगी, माइंड डेवलप होगा, तभी कुछ सुधार होंगे। तो ये भी सही है। तो ये आज का लेक्चर समाप्त।